बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। 10th ग्रेड का ये टॉपिक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड व्हाट विल बी चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। अगर किसी सिंपल पेंडुलम की लेंथ को बढ़ा दें, तो डबल कर दें, तो उसके टाइम पीरियड में क्या तब्दीली आएगी। देखिए, जब भी लेंथ तब्दील होगी तो टाइम पीरियड भी तब्दील होगा। तो फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ फ़िलहाल क्या है, एल है। और जब हम इसको डबल करेंगे तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2L के बराबर हो जाएगी। तो 2L हमारे पास क्या है, एक नई लेंथ है, यानी कि L डैश के बराबर है। तो सिंपल हमारे पास टाइम पीरियड का फ़ार्मूला क्या था, T इक्वल्स टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी। क्योंकि अब हमने लेंथ तब्दील कर दी है तो हमारे पास नई लेंथ क्या बन जाएगी, L डैश बन जाएगी, जो कि पुरानी लेंथ के कितना है, 2 गुना है। तो इसी तरह टाइम पीरियड भी हमारे पास तब्दील हो जाएगा, टी डैश इक्वल्स टू पाई अंडर रूट एल डैश ओवर जी। अब इस एल डैश के अंदर हमने 2L की वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है। और हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी डैश इक्वल्स टू पाई अंडर रूट 2L ओवर जी। अब यहाँ से हमने अंडर रूट 2 को क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। ठीक है। और जो हमारे पास बाकी की इक्वेशन है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब क्योंकि इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो ये हमारे पास पुराने टाइम पीरियड यानी कि सिंपल टी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है। अब ये देखें, पूरी ब्रैकेट की जगह पे मैंने सिर्फ क्या लिख दिया, टी लिख दिया। अब हमारा जो टाइम पीरियड है वो कितना, अंडर रूट 2 टाइम्स क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एंड सेकंड क्वेश्चन वी हैव, a ball is dropped from a certain height onto the floor and keeps bouncing. Is the motion of the ball simple harmonic? Explain. वो कहते हैं एक बॉल को एक सर्टन हाइट से ज़मीन के ऊपर गिराया गया है और वो क्या कर रही है, बाउंस कर रही है। इज़ द मोशन ऑफ द बॉल सिंपल हार्मोनिक? क्या बॉल की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक होगी, बताएं। तो फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास एक बॉल है और इसको एक सर्टन हाइट से हमने क्या करना है, ड्रॉप करना है ज़मीन के ऊपर। तो ये देखें, आपने इसकी मोशन को ज़रा गौर से देखना है और फिर उसके बाद आपने मुझे बताना है। अब आप खुद बताएं कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। देखें, यहाँ पर अगर मैं इसको आपको दोबारा चला के दिखाऊं, जब बॉल को हमने ड्रॉप किया, ठीक है, तो उस दौरान जो इसके ऊपर फोर्स लग रही थी वो थी ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसके ऊपर लग रही थी वो उसके वेट की वजह से लग रही थी। ठीक है। यानी कि अगर मैं वेट का फार्मूला, हमारे पास क्या होता है, W इक्वल्स एम जी। तो जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। यानी कि ज़मीन एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी को क्या, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। और वो तब्दील नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है, 9.8 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या अगर हम 10th की बुक में देखें तो वो होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो तो कांस्टेंट रहता है। जबकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या कहती है, दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। उसके बाद एक दूसरी वजह ये कि वो वजह ये है कि एक्सेलरेशन जो है इसका बॉडी का, वो हमेशा डायरेक्टली टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो बॉडी का एक्सेलरेशन कंटेन हो रहा है वो उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ कंटेन नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कह लो या मीन पॉइंट कह लो, बात एक ही है। मोशन ऑफ बॉल के अंदर जो उसका वेट है या एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ कंटेन नहीं हो रहा। तो ये भी एक रीज़न है हमारे पास, लेकिन मेन रीज़न जो मैंने आपको पहले बताई है वो यही है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। जबकि जब बॉल बाउंस करेगी तो हर बार वो डिस्प्लेसमेंट को क्या करेगी, तब्दील करेगी, इफ़ वी कंसीडर एयर रेजिस्टेंस। लेकिन अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं तो फिर तो डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, तो वो सेम हाइट तक आएगी। लेकिन उस सूरत में भी उसका एक्सेलरेशन जो है वो तब्दील नहीं होगा, वो क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसका जवाब हमारे पास क्या बनता है, नो, द मोशन ऑफ बाउंसिंग बॉल इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है,
क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के रूल्स को ओबे नहीं करती। द नेट फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जो नेट फोर्स है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। नेट फोर्स तभी मीन पोजीशन की तरफ होगी जब एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होगा। द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, नेट फोर्स जो है वो भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और नेट फोर्स तभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के जब एक्सेलरेशन होगा। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये मोशन ऑफ द बॉल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ स्टूडेंट परफॉर्म टू एक्सपेरिमेंट्स विद सिंपल पेंडुलम, एक स्टूडेंट जो है वो दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है एक सिंपल पेंडुलम के साथ। ही और शी यूज टू बॉब्स ऑफ डिफरेंट मासेस बाय कीपिंग द अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट। वो कह रहे हैं कि वो दो मुख्तलिफ मासेस के बॉब्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गोलियां इस्तेमाल करते हैं पेंडुलम की, बाकी पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखते हुए। अब बाकी पैरामीटर्स हमारे पास क्या है? बाकी पैरामीटर्स हैं हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी और लेंथ। ठीक है, इन दोनों को वो कांस्टेंट रखते हुए, उन दोनों को सेम रखते हुए वो डिफरेंट साइज की गोलियां या डिफरेंट मासेस की गोलियां क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। टू हिज और हर अस्टोनिशमेंट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिड नॉट चेंज। उनके मुताबिक उनका जो टाइम सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो तब्दील नहीं हुआ। वजह, तो ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, अभी इसके साथ जो बॉब लगा हुआ है वो बहुत छोटा है, और ये हमने इसके साथ क्या कर दिया? एक बड़ा बॉब लगा दिया। ठीक है, अब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला क्या है? 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब आप मुझे खुद देख के बताएं कि क्या इस टाइम पीरियड के फार्मूले में कहीं पे मास का फैक्टर मौजूद है, कहीं पे मास एम का जिक्र है? अगर तो मास के ऊपर ये डिपेंड करता तो देर इज समथिंग वेरिएबल, या यहाँ पे कोई मास की वैल्यू होती, कोई फिक्स्ड वैल्यू होती, या कोई हमारे पास वेरिएबल दिया जाता मास का, लेकिन ऐसा वैसा यहाँ पे कोई फैक्टर मौजूद नहीं है। सो एज देर इज नो फैक्टर ऑफ मास इन दिस इक्वेशन, इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर किसी किस्म का मास का फैक्टर नहीं है। जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, वो उसके मास से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, उसके मास से ज़्यादा होता है। आप जितनी मर्जी भारी गोली लगा लें या जितना मर्जी आप भारी पेंडुलम इस्तेमाल कर लें, उसका टाइम पीरियड तब्दील नहीं होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, वो उसके एम्पलीट्यूड से भी क्या होता है? आज़ाद होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये बहुत इंतहाई आसान है। वट टाइप ऑफ द वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। वो कह रहे हैं कि जी कौन सी ऐसी वेव है जिसको किसी भी किस्म का मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती प्रोपोगेट करने के लिए या चलने के लिए? तो वो हम सब जानते हैं कि वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। उसमें लाइट वेव्स आ गई सबसे मेन एग्जांपल, और हीट वेव्स। देखिए सूरज जो है वो हमें लाइट वेव्स भी प्रोवाइड करता है और हीट वेव भी प्रोवाइड करता है, और दोनों वेव्स जो है वो स्पेस के थ्रू ट्रैवल होकर आती हैं। स्पेस कहते किसे हैं? एब्सेंस ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड स्पेस। वो रीजन या वो जगह जहाँ पे मैटर मौजूद नहीं है किसी भी किस्म का, उसे हम स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो ये वेव्स जो हैं स्पेस को भी ट्रैवल कर कर आ रही हैं, तो ऑटोमेटिकली बात है कि ये हमारे पास कौन सी वेव्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेन वेव इन अ रिपल टैंक अंडरगो रिफ्रैक्शन व्हेन दे मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर। प्लेन वेव जो है वो रिपल टैंक के अंदर वो रिफ्रैक्शन के दौरान डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ जाते हुए उनकी स्पीड ऑफ वेव में, यानी कि वेव की स्पीड में किस तरह की तब्दीली आती है या किस तरह की तब्दीलियां होती हैं। तो फर्ज कर लें कि ये हमारे पास रिपल टैंक है, डायग्राम को आपने बड़े गौर से देखना है, आपको यहीं पे जवाब मिल जाएगा इस चीज़ का। और जहाँ पे हमारे पास डार्क ब्लू हिस्सा है ये हमारे पास हमारा डीप वाटर है, और जहाँ पे लाइट ब्लू हिस्सा है वो हमारे पास हमारा शैलो वाटर है। तो ये हमारा पैडल आ गया, बाउंड्री बन गई। लो जी, मैंने मेंशन भी कर दिया। अब आपने डायग्राम को गौर से समझना है और गौर से देखना है कि यहाँ पे हुआ क्या है, और फ़र्क तलाश करना है कि दोनों में, डीप वाटर में और शैलो वाटर में, किस चीज़ का फ़र्क आया है। और फिर मैं आपको साथ साथ दोबारा आपको रिपीट भी करवाऊँगा। एक दफ़ा डायग्राम देखते हैं। अच्छा जी, डायग्राम देखिए अब आपने। अब मैं आपको ज़रा दोबारा डायग्राम बनाते वक्त समझाता हूँ, मुझे उम्मीद है आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। तो डीप वाटर के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे वेव की जो स्पीड है वो क्या है? ज़्यादा है।
और शैलो वाटर के अंदर वेव की स्पीड क्या है, कम है। दूसरा पॉइंट कि डीप वाटर के अंदर जो वेव के दरमियान का फासला है, ठीक है, या क्रस्ट के दरमियान का जो फासला है हमारे पास, वो क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शैलो वाटर। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये देखें यहाँ पर, ये देखें, ये लैम्डा जो है यानी कि वेवलेंथ जो है वो डीप वाटर में ज़्यादा है और शैलो वाटर की वेवलेंथ क्या है, कम है। अब हमारे पास जो वेव इक्वेशन होती है वो होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अगर लैम्डा की वैल्यू कम होगी तो जाहिर सी बात है हमारे पास v की वैल्यू यानी कि वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पहली बात। दूसरी रीज़न कि रिपल टैंक के अंदर जो स्पीड ऑफ वेव्स हैं वो डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ वाटर पे। अब क्योंकि डीप वाटर है, डेप्थ ज़्यादा है, तो यहाँ पर वेव की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो शैलो वाटर है वो कम गहरा पानी है यानी कि कम गहराई है, तो ऑटोमेटिकली बात है कि वहाँ पे वेव की स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। तो ये हमारे पास हमारा जवाब है। अब बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन के मुताबिक v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वही बात है कि अगर लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, लैम्डा की वैल्यू कम होगी तो वेलोसिटी भी कम होगी। तो द स्पीड ऑफ द वेव इन वाटर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर। पानी में जो वेव की स्पीड है वो पानी की ही गहराई के ऊपर डिपेंड करती है। जब पानी शैलो रीजन के अंदर दाखिल होता है या शैलो कम गहरे पानी में जब वेव दाखिल होती है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली बात है कि स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये थे हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 10, सिंपल हार्मोनिक एंड वेव्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे। बहुत ही ज़्यादा इनके शॉर्ट आंसर्स मैंने लिखने की कोशिश की है और कोशिश की है कि आपको कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा बात आपको बताई जा सके। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बड़ा पसंद आया होगा। ध्यान रखिएगा अपना। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़ नासिर।